हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों के माध्यम से क्रिया का जो टॉपिक है वो भी हमारा रिवाइज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? तो हिंदी में ये समझिए आप, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया कहते हैं। और संस्कृत में उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। प्रश्न क्या है, क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? तो धातु में ऐसा क्या जोड़े कि वह क्रिया बने जाए? तो धातु में जब ना जोड़ दिया जाता है तो वह क्रिया बने जाता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा पढ़ प्लस ना, शब्द क्या बना? पढ़ना। तो ये पढ़ना जो शब्द है वो क्या है? क्रिया। और ये जो पढ़ शब्द है वो क्या है? धातु। तो उत्तर क्या सही रहेगा? उत्तर बी सही रहेगा। यानी कि धातु में जब ना जोड़ देते हैं तो वह क्रिया बन जाता है। अगला प्रश्न है, परसर्ग ने से युक्त क्रिया में पूर्णता का भाव होता है, निरंतरता का भाव होता है, अपूर्णता का भाव होता है, निरंतरता का अभाव होता है। सबसे पहले तो ये देखिए, जो परसर्ग है ने, वो लगता किसके साथ है? कर्ता के साथ लगता है। जैसे मैंने लिखा राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। तो यहां देखिए आप, जो ने है, ने में क्या भाव? पूर्णता का भाव। किसका भाव? पूर्णता का भाव। यानी कि इस ने की वजह से जो करता है वो अपने कार्य को पूरा कर पाता है। तो यहाँ किसका भाव होगा? पूर्णता का भाव होगा। यानी कि जो परसर्ग है ने है, उससे वाक्य में किसका भाव युक्त हो जाता है? पूर्णता का भाव युक्त हो जाता है। तो उत्तर क्या सही रहेगा? उत्तर ऐसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है, क्रिया मूल किसे कहते हैं? यानी कि क्रिया मूल है वो किसे कहते हैं? तो क्रिया मूल कहते हैं धातु को। यानी कि क्रिया का जो निर्माण है वो किस से होता है? तो क्रिया का जो निर्माण है वो धातु से होता है। अभी पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्रिया में धातु में जब ना जोड़ दिया जाता है तो वह क्रिया बन जाता है। यानी कि क्रिया का जो मूल है वो क्या है? धातु है। उत्तर ब सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? यानी कि हमें उस वाक्य का चयन करना है जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया सही नहीं है। पहला जो विकल्प है वो है राम आता है, तो बिल्कुल सही है। आना क्रिया है तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग है, इसका मतलब ये वाक्य सही है। दूसरा है घोड़ा दौड़ता है, बिल्कुल ये भी सही है। दौड़ता है, ये जो क्रिया है वो किसके अनुसार है? घोड़े के अनुसार, इसका मतलब ये क्रिया भी सही है। तीसरा जो विकल्प वो है हाथी सोती है। यहां देखिए, सोना क्रिया है लेकिन ये जो क्रिया है वो हाथी के अनुसार नहीं है, बल्कि क्या होगा? यहाँ हाथी सोता है। क्रिया क्या थी? सोता है। क्योंकि जो ये हाथी है वो पुल्लिंग है, तो इस पुल्लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग यहाँ होता है या होना चाहिए। जैसे हाथी सोता है, ये विकल्प सही होता है, लेकिन ये विकल्प क्या अपने पास? हाथी सोती है। तो ये क्या है? कर्ता के अनुसार क्रिया का सही प्रयोग इस विकल्प में सही नहीं है, विकल्प स में सही नहीं है। लड़की जाती, ये विकल्प सही है। तो उत्तर क्या सही रहेगा? उत्तर है स सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, परसर्ग ने से युक्त क्रिया है। मैंने अभी बताया ना, परसर्ग ने से युक्त क्रिया है तो अकर्मक होती है, सकर्मक होती है, द्विकर्मक होती है, अकर्मक व सकर्मक दोनों होती है। तो परसर्ग जो है, परसर्ग ने से युक्त जो क्रियाएं होती है वो सदैव सकर्मक होती है। जैसे राम ने पाठ पढ़ा, राम ने पाठ पढ़ा। तो ये जो परसर्ग है ये कर्ता के साथ लगा हुआ। कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ने, तो परसर्ग ने के लिए, ये कर्ता के लिए है। इसका मतलब ये जो कर्ता है वो जो कार्य कर रहा है उसके लिए कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये मतलब कैसे क्रिया मानी जाएगी? सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। यानी कि परसर्ग जो ने है से युक्त क्रियाएं क्या होती है? सकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो उत्तर कौन से रहेगा? उत्तर ब सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो है, मूल धातु का प्रयोग आज्ञार्थक रूप में किसके साथ किया जाता है? यानी कि जो मूल धातु का प्रयोग आज्ञार्थक रूप में किसके साथ किया जाता है? तो वो है तुम के साथ है। जब मूल धातु का प्रयोग आज्ञार्थक रूप में किया जाता है तो वो किसके साथ प्रयोग होगा? तुम के साथ प्रयोग होगा। विकल्प कौन सा सही रहेगा? विकल्प स सही रहेगा। अगला प्रश्न है अपना, अशुद्ध वाक्य छांटिए। इन ये जो चार विकल्प अपने पास है, इनमें से हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो पहला जो विकल्प है वो है राम ने भोजन किया है, बिल्कुल सही है। राम ने भोजन कर चुका है। तो यहां देखिए
ये जो ने है इसकी यहां जरूरत नहीं है। राम भोजन कर चुका है तब तो ये वाक्य सही होता, लेकिन विकल्प में क्या दे दिया कि राम ने भोजन कर चुका है, इसका मतलब ये वाक्य गलत है। और चयन भी किसका करना, हमें गलत या अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर ब सही रहेगा। और देख लेते हैं, जैसे राम ने भोजन किया होगा, ये वाक्य भी सही है। राम ने भोजन किया, ये वाक्य भी सही है। यहाँ कर्ता के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, तब तो ये वाक्य सही होता, लेकिन यहाँ कर्ता के साथ परसर्ग का प्रयोग कर दिया गया, इसलिए ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि राम ने भोजन कर चुका है, बल्कि वाक्य क्या होता सही, राम भोजन कर चुका है, इसलिए वाक्य गलत है। उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर ब सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो हमें अकर्मक क्रिया छांटनी है। सबसे पहले देखिए, यहां से देखिए, मैं बालक को जगवाता हूं, तो यहां सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, तो ये वाक्य भी सकर्मक क्रिया का है। राम पत्र लिखता है, तो ये भी सकर्मक क्रिया का। यहां देखिए, गेहूं पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है, ये जो क्रिया है वो कैसी है, अकर्मक क्रिया है। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य छांटिए, हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मोहन ने आगमन किया, तो ये वाक्य सही है। मोहन ने आगमन किया था, ये वाक्य भी सही है, क्योंकि ये जो है ये काल के आधार पर है, ये सारी सही है। मोहन ने आगमन करा और मोहन ने आगमन किया होगा, तो यहाँ जो अशुद्ध वाक्य है वो है मोहन ने आगमन करा। ये करा शब्द यहाँ नहीं आना चाहिए था, बल्कि क्या आना चाहिए था, मोहन ने आगमन किया या किया था या किया होगा। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प से सही रहेगा। यानी कि अशुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, मोहन ने आगमन करा। तो उत्तर कौन सा सही है, उत्तर से सही है। अगला प्रश्न है, मूल धातु होती है स्वतंत्र, यौगिक, रूढ़ और प्रतंत्र। तो जो मूल धातु होती है वो स्वतंत्र होती है, यानी कि उस पर किसी प्रकार का कोई दूसरे शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ता है। या ये जो स्वतंत्र है ये कैसी होती है, मतलब ये जो धातु होती है, मूल धातु होती है, वो हमेशा स्वतंत्र होती है, लेकिन जो क्रियाएं होती है वो स्वतंत्र नहीं होती। तो प्रश्न क्या अपना कि मूल धातु होती है, तो मूल धातुएं हमेशा स्वतंत्र होती है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है, नाम धातु में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। सबसे पहले तो ये देखिए, नाम धातु जो क्रियाएं होती हैं वो किसको कहा जाता है, यानी कि किन क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। सबसे पहले ये समझिए, क्रिया का जो निर्माण है वो किससे होता है, क्रिया का निर्माण हमेशा धातु से होता है। लेकिन यदि क्रिया का निर्माण धातु से न होकर के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से होता है, तब वे क्रियाएं क्या कहलाती है, नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। वे क्रिया क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। प्रश्न क्या अपना कि नाम धातु में किस प्रत्यय का योग होता है, तो नाम धातु में ना का प्रयोग होता है। नाम धातु जो क्रियाएं होती है, नाम धातु जो होता है उसमें किसका प्रयोग होता है, ना का प्रयोग होता है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर ऐसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है, क्रिया वह शब्द होता है जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है, कार्य के होने का बोध होता है, स्थिति का बोध होता है, कार्य के करने, होने अथवा किसी स्थिति का बोध होता है। तो क्रिया की जो क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के करने, होने अथवा स्थिति का बोध होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प द सही रहेगा। उत्तर जो है वो द सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया है, सोना जो है, मतलब सुमित सो रहा है, इस वाक्य में हमें क्रिया बतानी है कि सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक है। तो यहां देखिए, सुमित सो रहा है, इस वाक्य में कैसी क्रिया रहेगी, अकर्मक क्रिया रहेगी। तो कौन सी क्रिया रहेगी, अकर्मक रहेगी। सकर्मक क्या कहते हैं, जिसमें कर्म की आवश्यक्ता हो, वो सकर्मक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्या होती है कि जब कर्ता की इच्छा नहीं होती लेकिन किसी की प्रेरणा से वह कार्य करता, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। और जिन वाक्य में दो कर्मों की आवश्यकता होती है, दो कर्मों का प्रयोग कर दिया जाता है, वे क्रिया क्या कहलाती है, द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो अपना प्रश्न, सुमित सो रहा वाक्य में क्रिया का भेद है, तो सुमित सो रहा वाक्य में अकर्मक क्रिया का भेद है। उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर ऐसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रिया वह होती है जिसका फल कर्म पर पड़ता है। गलत है ये वाक्य। जिस क्रिया के कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिस क्रिया की कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जिसका कर्ता नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो अकर्मक क्रिया वह होती है जिस क्रिया के कर्म की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब है जिस क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तब तो वह क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिस क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो प्रश्न क्या, अकर्मक क्रिया वह है, वह होती है जिस क्रिया के कर्म की आवश्यकता नहीं होती, तो उत्तर वह सही रहेगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं। थोड़ी देर पहले एक प्रश्न आया था, मैंने बताया था कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो उत्तर क्या सही रहेगा, उत्तर ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह तो अकर्मक क्रिया कहलाती है और जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर वह सही रहेगा। अगला प्रश्न है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया का, विकर्मक क्रिया का, संयुक्त क्रिया का और पूर्वकालिक क्रिया का। तो वह घर पहुंच गया इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है। इस वाक्य में कैसी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। देखो हमने क्रिया का वर्गीकरण किया था, 3 रूपों में वर्गीकरण किया था। पहला था कर्म के आधार पर, दूसरा था काल के आधार पर और तीसरा था प्रयोग या रचना के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर जो क्रियाओं के मैंने भेद बताए थे, पहला था सामान्य क्रिया, दूसरा था संयुक्त क्रिया, अब देखिए तीसरा था पूर्वकालिक क्रिया, चौथा था प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा था नाम धातु क्रिया। तो देखिए प्रश्न क्या, वह घर पहुंच गया इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अगर ये पहुंच शब्द नहीं होता यहाँ, ये पहुंच शब्द नहीं होता यहाँ, वह घर गया, तब तो ये कैसी क्रिया कहलाती, सामान्य क्रिया कहलाती। कैसी क्रिया कहलाती, सामान्य क्रिया कहलाती। सामान्य क्रिया क्या पहचान होती है या क्या परिभाषा होती है कि जब किसी वाक्य में या वाक्य के अंत में एक ही धातु से निर्मित क्रिया शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। अंत में क्या आएगा, या, ये आते हैं तो वह घर गया। अगर इतना ही वाक्य होता तब तो सामान्य क्रिया कहलाती, लेकिन यहां देखिए वह घर पहुंच गया, पहुंचना और जाना दो क्रियाएं हो गई। तो एक क्रिया होता तो सामान्य क्रिया, जब दो नाम धातु से जब दो धातुओं से निर्मित क्रियाओं का प्रयोग कर दिया जाता है तब वह क्रिया क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पहुंचना और जाना दो धातु से निर्मित क्रियाएं हैं, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया मानी जाएगी, संयुक्त क्रिया मानी जाएगी। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर सी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रियाएं छांटनी है। भैया हमें निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया हमें छांटनी है। तो पहला प्रश्न है, लिखा सकर्मक क्रिया है, पढ़ा ये भी सकर्मक क्रिया है, पिलवाया ये भी सकर्मक क्रिया है, रोना जो है वो कैसी क्रिया, अकर्मक क्रिया है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर से सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अगले में भी अकर्मक क्रिया छांटने में, खाया सकर्मक क्रिया, गया, पीना भी सकर्मक क्रिया, ढोना भी सकर्मक क्रिया है। तो जो जानना है वो कैसी है, अकर्मक क्रिया है। तो उत्तर क्या सही रहेगा, उत्तर वह सही रहेगा। अगला प्रश्न है, गिराया, गिरवाया, गिरा और हंसा। अब इन विकल्प में से हमें कैसी क्रिया छांटनी है, अकर्मक क्रिया छांटनी है। तो पहला वो है गिराया, तो गिराने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है, इसलिए ये विकल्प सकर्मक क्रिया का है। गिरवाया ये भी सकर्मक क्रिया का, किसी को कहकर कोई काम करवाना, तो ये क्या कर रहा है, गिरवाया, तो गिरवाने का काम हो रहा है, तो ये भी सकर्मक क्रिया। गिरा है ये भी सकर्मक क्रिया है, कैसे, जैसे बच्चे के हाथ से पेन गिरा, तो ये भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। हंसा ये अकर्मक क्रिया है, इस पर कर्ता का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात इस चीज के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प द सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रिया हमें छांटनी है, उछला, सुना, बेचा और भिजवाया।
तो देखिए सबसे पहले उछला, फिर सुना, फिर बेचा, फिर भिजवाया। तो यहां देखिए उछला जो है वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सुना, सुनने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या है, सकर्मक क्रिया है। बेचा है, ये भी कैसी है, बेचने के लिए किसी चीज की आवश्यकता है, तो ये भी क्या सकर्मक क्रिया है। भिजवाना है क्या है, ये भी एक सकर्मक क्रिया है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर ए सही रहेगा, अर्थात उछला जो है वो कैसी क्रिया, अकर्मक क्रिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद जब दो अलग अलग धातु आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि संज्ञा और विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद में जब दो अलग अलग धातुओं का प्रयोग कर दिया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें सम्मिश्र धातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सम्मिश्र धातु, यानी कि मिश्रित रूप में धातु का प्रयोग हो रहा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, सम्मिश्र धातु कहेंगे। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर ब सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटनी है। उसमें हमें अकर्मक क्रिया छांटनी थी, इसमें हमें क्या छांटनी, सकर्मक क्रियाएं हमें छांटनी है। तो पहला है गाया, ये सकर्मक क्रिया है क्योंकि गाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है। डूबना, बहा और बैठा। तो यहां देखिए निम्नलिखित में से एक सकर्मक क्रिया छांटनी है, तो इसमें गाना जो है वो सकर्मक क्रिया है। डूबा, डूबना अकर्मक क्रिया है। बहा, ये भी बहना भी अकर्मक क्रिया है, और बैठा ये भी अकर्मक क्रिया है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर ऐसे रहेगा। अगला प्रश्न है, आया, आना अकर्मक क्रिया, लेटना अकर्मक क्रिया, भागना अकर्मक क्रिया और बनाया ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। यानी कि जब क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तब तो वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है, और क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव जब कर्म पर पड़ता है तब वे क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटने, तो बनाया जो है वो कैसी क्रिया, सकर्मक क्रिया है। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प द सही रहेगा। अगला प्रश्न है, गया, सीखा, हटा और पला। अब इन चार विकल्प में से हमें क्या, कौन सी क्रिया छांटनी है, सकर्मक क्रिया छांटनी है। तो जो जाना है वो अकर्मक क्रिया है, हटा अकर्मक क्रिया है, और पला ये भी कैसी है, अकर्मक क्रिया। सीखा है, यानी कि सीखना जो है वो कैसी क्रिया, सकर्मक क्रिया है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर ब सही रहेगा। अगला प्रश्न है, बचा, जागा, देखा और बढ़ा। इन विकल्प में से हमें सकर्मक क्रिया का चयन करना है। तो बचना जो है वो तो अकर्मक क्रिया है, जागना है वो भी अकर्मक क्रिया है, और बढ़ना है वो भी अकर्मक क्रिया है, लेकिन जो देखना है वो कैसी क्रिया, सकर्मक क्रिया है। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प स सही रहेगा। यानी कि जो देख रहा है वो किसी क्रिया, सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनती है उसे क्या कहते हैं। ध्वनि के अनुकरण पर जब धातु बनती है तो उसे अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे दहाड़ना, ये कैसी क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, क्योंकि दहाड़ने का जो काम है वो कौन करता है, शेर करता है। रेंकना, ये कौन करता है, गधा करता है। यानी कि ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनती है उसे क्या कहते हैं, अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो भूतकाल जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इसके लिए जो मैंने क्लास बता रखी है उसमें पूर्ण विस्तार से भी बता रखा है। भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। वर्तमान कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। भविष्यकाल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो इसके लिए जो क्लास है वो मैंने अलग से बना रखी है, उसमें विस्तार से इसको समझा भी रखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, उत्तर द सही रहेगा। अर्थात जो भूतकाल वो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य का हमें चयन करना है, छांटना है। राजू सदा सोता रहता है, ये अकर्मक क्रिया, क्योंकि जो रोना है, सोना है, ये कैसी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जबकि चयन किसका करना, सकर्मक क्रिया का। हरीश बस पर चढ़ गया, तो चढ़ना भी कैसी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। कैलाश छत से गिर पड़ा, तो गिरना है वो भी कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। क्योंकि यहाँ ये जो करता है वो छत से गिर रहा है, छत से क्या कर रहा है, गिर रहा है, इसलिए कैसी क्रिया कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने क्या खरीदे, केले खरीदे, तो ये क्रिया कैसी कहलाएगी, ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। हमें चयन भी किसका करना है, सकर्मक वाले जो वाक्य है, सकर्मक क्रिया वाला जो वाक्य उसका हमें चयन करना है। तो सतीश ने केले खरीदे, इसमें कैसी क्रिया, सकर्मक क्रिया है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर द सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है पूर्ण अकर्मक और एक होता है अपूर्ण अकर्मक। तो अकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो विकल्प कौन सा सही रहेगा, विकल्प ब सही रहेगा। अगला प्रश्न है,
जहां कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वहां कौन सी क्रिया होती है। यहाँ देखिए आप मतलब जो कर्ता होता है उसकी स्वयं की इच्छा नहीं रहती लेकिन किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वहां कौन सी क्रिया रहती है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगर दूसरे शब्दों में समझे तो आप ये समझिए, जब कर्ता की स्वयं कार्य करने की इच्छा नहीं होती लेकिन वह किसी की प्रेरणा से कार्य करता है तो वहां जो क्रिया है वो कैसी कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कैसी क्रिया कहलाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर ऐसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है, बच्चे खेलते खेलते थक गए, वह यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चे खेलते खेलते थक गए, तो यह जो है असमापिक क्रिया का उदाहरण है, यानी कि अभी ये जो क्रिया है वो अभी पूर्ण नहीं हुई, वो खेलते खेलते थक गए अर्थात क्रिया अभी चल रही है, इसलिए कैसी क्रिया होगी, असमापिक क्रिया होगी। तो प्रश्न क्या, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह असमापिक क्रिया का उदाहरण है। तो असमापिक का मतलब होगा जो अभी समाप्त नहीं हुई है, वह जो अभी समाप्त नहीं हुई उस क्रिया को किस नाम से जाना जाएगा, असमापिक क्रिया के नाम से जाना जाएगा। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर ऐसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है, तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है। ये किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का उदाहरण है। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर ऐसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है, मैंने आपको क्रिया पढ़ाई किस काल का उदाहरण है, तो इसमें सामान्य भूतकाल है। इसमें कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल है। मैंने आपको पहचान बताई थी और क्लास में विस्तार से बता भी रखा है। इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, वाक्य के अंत में क्या आता है, वाक्य के अंत में या, ये, ई अथवा आ, ए, ई आता है, यानी कि वाक्य के अंत में या, ये, ई अथवा आ, ए, ई आता है। तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है, सामान्य भूतकाल की क्रिया कहलाती है। तो देखो मैंने आपको क्रिया पढ़ाई, तो यहाँ पढ़ाना क्रिया हो गया, तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई आते ही वो क्रिया क्या कहलाती है, सामान्य भूतकाल की क्रिया कहलाती है। और ये जो काल से संबंधित क्रियाएं इसके लिए मैंने अलग से क्लास बना रखी है, आप उसमें विस्तार से समझ सकते हैं, विस्तार से देख सकते हैं। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर ऐसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है, क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया, कृदंत क्रिया, रंजक क्रिया और मूल क्रिया। तो क्रिया धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। तो उत्तर कौन सा सही रहेगा, उत्तर वैसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है, धातु के बाद आ प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है। तो धातु के साथ में आ जोड़ने से कौन सी क्रिया बनती है, तो धातु के साथ में आ जोड़ दिया जाता है तब वह प्रेरणार्थक की क्रिया बनने जाती है। तो ये थे क्रिया से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।